नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल स्टडी स्मार्ट 2.0 पर। और मेरा नाम है प्रभाकर। मैं आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम हिंदी भाषा का सामान्य परिचय डिस्कस करेंगे। यहां से सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, जो भाषा शब्द है वो संस्कृत की वाहस धातु से बना है। वो किससे बना है? संस्कृत की वाहस धातु से। कौन सा शब्द? भाषा शब्द। जो भाषा शब्द है वो संस्कृत की वाहस धातु से बना है और इसका अर्थ होता है, वो होता है बोलना या कहना। उसका अर्थ क्या होता है? बोलना या कहना। अगला पॉइंट देखते हैं। भाषा ही वह माध्यम होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर पाता है। तो दोस्तों, भाषा के द्वारा ही हम अपने भावों और विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाते हैं, वो उनके क्या विचार हैं वो हम भाषा के ही माध्यम से समझ पाते हैं। अगला पॉइंट है, शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। दोस्तों, ये याद रखें, ये पूछा जाता है कि भाषा किसे कहते हैं। तो शब्दों के सार्थक समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। अगला पॉइंट है, भाषा वाक्यों से, वाक्य शब्दों से एवं शब्द ध्वनियों से बनते हैं। तो जो भाषा है वो वाक्यों से बनती है, वाक्य हैं वो शब्दों से बनते हैं और जो शब्द हैं वो मूल ध्वनियों से बनते हैं। इस प्रकार शब्द और मूल ध्वनियाँ ही भाषा के प्रमुख अंग हैं। तो ये पूछा जाता है कि भाषा के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। तो शब्द और मूल ध्वनियाँ, यही भाषा के प्रमुख अंग हैं। आगे देखते हैं। आगे एक परिभाषा है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार स्वयं समझ सकता है। तो दोस्तों, इस भाषा ही वह साधन है जिसके द्वारा हम दूसरों पर भली भांति अपने विचार प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को हम स्वयं समझते हैं। तो ये भाषा के ही द्वारा हम समझ पाते हैं। आगे है अगला पॉइंट, भाषा के रूप। तो अभिव्यक्ति की दृष्टि से भाषा के 3 रूप हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा और तीसरा है सांकेतिक भाषा। तो मौखिक भाषा वही है जो हम अपने मुख के द्वारा बोलते हैं, यानी विस्तृत व्याख्या भाषा का मौखिक रूप है, जो हम विस्तार रूप से व्याख्या कर पाते हैं, अपने बोल पाते हैं। ये हम किससे? मुख से बोल पा रहे हैं, तो इसलिए इसको मौखिक भाषा का रूप दिया गया है। लिखित भाषा वो होती है जो दोस्तों जिसमें हम अक्षरों या चिन्हों की सहायता से हम लिखकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, लिखकर हम अपने विचारों को प्रकट कर पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा लेख में, पत्र में, निबंध में, इसमें क्या होता है, हम अक्षरों और चिन्हों की सहायता से अपने विचारों को लिखते हैं और सामने वाले जो भी व्यक्ति जिस किसी को हम भेज रहे हैं या दे रहे हैं उसको अपने विचारों को भली भांति प्रकट कर पाते हैं कि हमने इसमें क्या लिखा है। तो दोस्तों, यही लिखित भाषा है। तो इसके जैसे हम लेख में, पत्र में, निबंध में और कहानी जो जीवनी होती है उसमें भी हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट कर पाते हैं। तो ये कौन सी भाषा है? लिखित भाषा है। अगला पॉइंट है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा जिन संकेतों के द्वारा बच्चे गूंगे और बहरे अपनी बात दूसरों को समझा पाते हैं। तो आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं जो गूंगे और बहरे होते हैं वो संकेतों के द्वारा ही अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति को समझा पाते हैं। तो उसे ही हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। कुछ विद्वान हैं जो भाषा के 2 रूप मानते हैं, जैसे मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो मौखिक भाषा समझते हैं। मौखिक भाषा है वो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण यानी अक्षर है। ठीक है दोस्तों, तो जो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। और लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण।
जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है। इस बात को याद रखें, ये पूछा जाता है। वर्ण क्या है? वर्ण ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं एवं वर्णों को लिखने के लिए जिन चिन्हों की आवश्यकता होती है उन्हें लिपि या लिपि चिन्ह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो ध्वनि के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और जो इन वर्णों को जो लिखने के लिए जो चिन्हों की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं? लिपि या लिपि चिन्ह कहते हैं। अर्थात ध्वनि के लिपि चिन्हों को वर्ण अक्षर कहते हैं। और इनका कुछ क्रम है, जो क्रम भी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ये इनमें से कौन सा सही क्रम है, तो उस क्रम को हमेशा याद रखें। तो सबसे पहले इनका जो सही क्रम है वो है ध्वनि, उसके बाद वर्ण या अक्षर, उसके बाद शब्द, उसके बाद पद, फिर वाक्य, फिर अनुवृत्ति। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इनका क्या सीक्वेंस है। आगे समझते हैं। शब्द वर्णों का सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दे, यानी वर्णों का जो सार्थक क्रम जिसका कोई न कोई अर्थ हो उन्हें शब्द कहते हैं। इसे भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई कहते हैं। पूछा जाता है कि भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई क्या है, तो वह है दोस्तों शब्द। और इनका जो निश्चित क्रम तो होना ही होना चाहिए, जैसे कि कमल है, इनका कहीं न कहीं निश्चित अर्थ है, नयन, चयन, पवन आदि। अब आते हैं, अगला पॉइंट है पद। पद किसे कहते हैं? सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। अभी हमने पढ़ा था शब्द क्या कहलाता है। सार्थक जो कि एक निश्चित अर्थ दे उसे शब्द कहते हैं। इसे भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई कहते हैं। यही यहाँ पे बात हो रही है। सार्थक जो वर्ण समूह है वह शब्द कहलाता है। जब यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब इसे पद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब यही शब्द एक वाक्य में प्रयोग होते हैं तो इनको पद कहते हैं। जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है, यह वाक्य 4 शब्दों से बना है। ठीक है दोस्तों, जो 4 शब्दों से बना है, जैसे कि मोहन, जैसे हम यहाँ पढ़ रहे थे, इनका कोई न कोई सार्थक क्रम जो निश्चित अर्थ दें, तो निश्चित अर्थ हो उनका तो उन्हें शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब यही शब्द एक वाक्य में प्रयोग होते हैं तब इसे पद कहते हैं। जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है, यह वाक्य 4 शब्दों से बना है, जैसे मोहन क्रिकेट और खेलता और है से बना है, किंतु वाक्य में प्रयुक्त होने पर यह शब्द पद कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, जब ये वाक्य में प्रयोग हो जाएंगे, 4 शब्द जब एक वाक्य में प्रयोग हो जाएंगे, जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है, तो एक पूरा वाक्य बना मोहन क्रिकेट खेलता है, तो इनको क्या कहलाएंगे? यही जो शब्द हैं वही पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। आगे समझते हैं। वाक्य क्या है? 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें वाक्य कहते हैं। किन्हें वाक्य कहते हैं? ये 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो निश्चित अर्थ प्रदान करते हैं उन्हें वाक्य कहते हैं। इसे भाषा की पूर्णतम इकाई कहते हैं। जैसे मोहन कल विद्यालय जाएगा, यदि इसे जाएगा विद्यालय मोहन कल के रूप में हम लिख देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है, इसका क्या अर्थ होगा? जाएगा विद्यालय मोहन कल के रूप, तो इसका क्या अर्थ होगा? कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है, तो इस वाक्य नहीं बल्कि शब्द समूह कहा जाएगा। इनको तो वाक्य तो कहा नहीं जाएगा, क्योंकि वाक्य क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह जो कहीं ना कहीं निश्चित अर्थ दें, उन्हें वाक्य कहेंगे। तो ये वाक्य तो नहीं कहलाएंगे। विद्यालय मोहन कल के रूप में लिख दिया जाए तो ये वाक्य नहीं कहलाएंगे, बल्कि ये क्या कहलाएंगे? शब्द समूह कहा जाए, क्योंकि यह निश्चित अर्थ प्रदान नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतर से बेहतर वीडियो लाता रहूँगा। अगला समझते हैं। अगला क्या है? अब समझते हैं वाक्य के अंग। तो जो वाक्य के हैं वो 2 अंग होते हैं। एक तो होता है पहला उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। तो समझते हैं, आइए उद्देश्य क्या होता है। तो जो उद्देश्य होता है वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। क्या दोस्तों? जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे
समझते हैं एक उदाहरण से। राकेश होशियार विद्यार्थी है। तो दोस्तों जो होशियार विद्यार्थी है वो कौन है? वो राकेश है। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है? राकेश के बारे में कहा जा रहा है। तो राकेश क्या रहा है? उद्देश्य रहा। यानी कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे ही उद्देश्य कहते हैं। आई होप का आपको समझ में आ गया होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। नमन परीक्षा हॉल में बैठा है। तो परीक्षा हॉल में कौन बैठा है? नमन बैठा है। तो नमन किसके बारे में कहा जा रहा है? ये नमन के बारे में कहा जा रहा है। तो नमन क्या है? यहाँ उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, तो नीचे मैंने लिख भी दिया है। इन दोनों वाक्यों में राकेश और नमन उद्देश्य हैं। आगे समझते हैं विधेय। विधेय क्या है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अब अभी हमने उद्देश्य पढ़ा, ठीक है। अब उसके बारे में जो कुछ कहा जाएगा उसे ही हम विधेय कहते हैं। जैसे यहाँ मथुरा एक व्यवस्थित शहर है। तो ये मथुरा के बारे में कहा जा रहा है। मथुरा कैसा है? एक व्यवस्थित शहर है। तो ये एक व्यवस्थित शहर क्या है? समझ रहे हैं? एक व्यवस्थित शहर है। इसमें एक व्यवस्थित शहर और रावण को मारा, ये विधेय है। और जिसके बारे में कहा जा रहा है वो उद्देश्य है। ठीक है। अगला है राम ने रावण को मारा। तो रावण को मारा किसने? राम ने। तो यहाँ राम क्या है? यहाँ तो उद्देश्य है राम। रावण को मारा ये क्या है? विधेय है। ठीक है दोस्तों, तो इन वाक्यों में एक व्यवस्थित शहर और रावण को मारा ये विधेय है, और ये मथुरा और राम ने ये एक उद्देश्य हैं। तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला है अन्वनीति। अन्वनीति क्या होती है? अन्वनीति के अंतर्गत लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार शब्दों में परस्पर संबंध यानी कि मेल स्थापित किया जाता है। यह संबंध कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, संज्ञा और सर्वनाम तथा विश्लेषण और विशेषण होता है। तो दोस्तों अन्वनीति के अंदर ये लिंग, वचन और पुरुष और काल के अनुसार शब्दों में क्या स्थापित किया जाता है? परस्पर संबंध स्थापित किया जाता है। और यह संबंध कर्ता और क्रिया, कर्म और क्रिया, संज्ञा और सर्वनाम तथा विश्लेषण और विशेष्य में होता है। आगे चलते हैं। आगे हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन में पूछा जाता है ये एग्जाम्स में कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? तो दोस्तों क्या है? ये फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द का जन्म संस्कृत भाषा के सिंधु शब्द से हुआ है। तो पेपर में पूछा जाता है हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत भाषा के किस शब्द से हुआ है? तो सिंधु शब्द से हुआ है। इसका पहला प्रयोग कहाँ पर हुआ था दोस्तों? ईरान के ईरानियों ने किया था। तो पूछा जाता है इसका पहला प्रयोग किसने किया था? तो ईरान के ईरानियों ने किया था। आगे चलते हैं। आगे हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति सोर्स यानी अपभ्रंश से मानी जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है या किस से हुई है? तो सोर्स यानी अपभ्रंश से हुई है। अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं, जबकि संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। ये भी पूछा जाता है कि भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत है। इसे याद रखें आप। सबसे प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत है। और आर्य भाषा आदि जननी या देव भाषा देववाणी कहते हैं। तो समझते हैं इसको कि हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति सोर्स यानी अपभ्रंश से मानी जाती है। अपभ्रंश को हिंदी की जननी कहते हैं, जबकि संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसे आर्य भाषा आदि जननी या देव भाषा देववाणी कहते हैं। यानी संस्कृत को ही आर्य भाषा आदि जननी कहा जाता है और देव भाषा देववाणी कहा जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं। ध्यान दें, अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे। कितने स्वर थे अपभ्रंश में? केवल 8 थे। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, छोटो और बड़ो और छोटी और बड़ो। इन्हीं 8 स्वरों को मूल स्वर कहा जाता था। किंतु आदिकालीन, ठीक है दोस्तों, किंतु आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर आए। समझ रहे हैं? 2 नए स्वर आए, ए और ओ भी विकसित हो गए, जो कि संयुक्त स्वर हैं।
अपभ्रंश में ड और ढ व्यंजन नहीं थे, इनका विकास आदिकाल में हुआ था। ये भी पूछा जाता है कि आदिकाल में किन किन उनका विकास हुआ, तो ड और ढ। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, भारतीय आर्य भाषा। तो भारतीय आर्य भाषा को समझते हैं। तो भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है प्राचीन आर्य भाषा काल, जो कि 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और लास्ट है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से अब तक, जो अब तक चल रहा है। तो दोस्तों, हिंदी का विकास क्रम समझते हैं। हिंदी का विकास क्रम क्या है? तो जो हिंदी का विकास क्रम है दोस्तों, वो है सबसे पहले संस्कृत, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि हिंदी का विकास क्रम इनमें से कौन सा है। ऑप्शन में दे देगा आपको करेक्ट जो भी सही है वो बताना है। तो यहाँ से भी इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये पूछा जाता है। अगला है, समझते हैं संस्कृत क्या है। संस्कृत क्या है? एक देववाणी है। पाली क्या है? बौद्ध धर्म की भाषा है, जो कि भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में ही उपदेश दिया था। ठीक है दोस्तों, पाली क्या है? बौद्ध धर्म की भाषा है और भगवान बुद्ध ने पाली भाषा में उपदेश दिया था। आगे समझते हैं प्राकृत। प्राकृत क्या है? ये एक जैन धर्म की भाषा है और महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में ही उपदेश दिया था, ये भी याद रखें। और अपभ्रंश क्या है? ये एक बिगड़ा हुआ रूप है। और हिंदी क्या है? आधुनिक हिंदी है। आगे समझते हैं आकृत मूलक, यानी कि आकृति या रूप के आधार पर हिंदी क्या है? वियोगात्मक है। ये याद रखें कि आकृति या रूप के आधार पर हिंदी क्या है? ये वियोगात्मक है, वियोगात्मक भाषा है। जबकि संस्कृत क्या है? एक संयोगात्मक है एवं अंग्रेजी वियोगात्मक। तो ये भी याद रखें, आकृति या रूप के आधार पर हिंदी क्या है? वियोगात्मक, और संस्कृत क्या है? संयोगात्मक, और अंग्रेजी क्या है? ये वियोगात्मक है। विश्व की 10 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। ये भी पूछा जाता है कि विश्व की 10 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का कौन सा स्थान है। तो दोस्तों, जो हिंदी का स्थान है वो कौन सा है? वो है तीसरा स्थान। और अंग्रेजी का क्या है? प्रथम स्थान। और चीनी भाषा मंदारिन का क्या है? दूसरा स्थान। तो ये भी याद रखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। आगे चलते हैं। अब राजभाषा के रूप में हिंदी तो समझेंगे। सबसे पहले राजभाषा क्या है, इसको समझेंगे। तो राजभाषा का सामान्य अर्थ है राजकाज की भाषा। ठीक है दोस्तों, तो राजभाषा क्या है? राजकाज की भाषा। राज्य या प्रशासन की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा के माध्यम से ही समस्त प्रशासनिक कार्य संपादित किए जाते हैं। राजभाषा जनता एवं सरकार के मध्य एक सेतु का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों। और अगला 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। और इसलिए ही हम 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों, ये भी याद रखें, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हिंदी को संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया था। तो दोस्तों, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। और इसलिए हम 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मानते हैं या मनाया जाता है। जबकि 26 जनवरी 1950 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। यानी 26 जनवरी 1950 को हिंदी को राजभाषा के रूप में संवैधानिक रूप से मान्यता प्रदान कर दी गई थी। आगे चलते हैं। आगे है हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ये भी पूछा जाता है कि हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है। तो ध्यान रखें, देवनागरी लिपि में। देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहते हैं, यानी कि देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहा जाता है।
देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि का एक परिष्कृत रूप है। जिस प्रकार ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, वैसे ही देवनागरी लिपि भी बाएं से दाएं लिखी जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि का एक लिखने का क्या क्रम है, तो दोस्तों वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। आगे चलते हैं। आगे है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू होने के साथ ही भारत में राजभाषा नीति भी लागू हो गई थी। तो 26 जनवरी 1950 को ही भारत का संविधान लागू हुआ था और उस दिन ही ये भारत में राजभाषा की जो एक नीति है वो भी लागू कर दी गई थी। भारतीय संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा का ही वर्णन किया गया है। ये अपने भाषा से रिलेटेड हैं। भाग 17 अनुच्छेद 343 और से लेकर 351 तक। अगला पॉइंट है दोस्तों, अनुसूची 8 है वो भाषा से ही संबंधित है, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अनुसूची 8 है वो भाषा से ही संबंधित है, जिसमें कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का। ये याद रखें, ये एग्जाम्स में सीधा सीधा पूछा जाता है कि अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाएँ यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, मलयालम, ये सभी 22 भाषाएँ, कन्नड़, मराठी, बांग्ला और पंजाबी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे है अनुच्छेद 343 फर्स्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संघ जो भारत की राजभाषा वो हिंदी, इसकी लिपि देवनागरी होगी। तो 343 फर्स्ट जो आर्टिकल है उसमें स्पष्ट रूप से बोला गया है कि भारत की जो राजभाषा है वो हिंदी और इसकी लिपि देवनागरी लिपि होगी। ठीक है, और देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि विशेष रूप से एक भारतीय लिपि है, यानी ये एक भारतीय लिपि है देवनागरी लिपि, जिसके अंतर्गत अनेक भाषाओं तथा कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। तो जिसके अंतर्गत अनेक भारतीय भाषाएं और कुछ विदेशी भाषाएं भी लिखी जाती हैं। और यह लिपि बाएं से दाएं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी पहचान एक क्षैतिज रेखा होती है जिसे सिरों रेखा कहा जाता है। आपको बता दूं कि क्षैतिज रेखा क्या होती है। जैसे कमल लिखा हुआ है, जैसे कमल, तो कमल के ऊपर जो ये लाइन बन रही है इसे ही कहते हैं क्षैतिज रेखा। यानी कि देखो, जैसे ये लाइन है ना, ये क्षैतिज रेखा है कमल के ऊपर, जैसे ये लाइन बन रही है, ये क्षैतिज रेखा है, कमल के ऊपर खींची गई क्षैतिज रेखा, इसे क्या कहते हैं? सिरों रेखा कहते हैं। तो ये याद रखें, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। मोस्टली मैंने वही पॉइंट्स लिए हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके लिए ये मैं इस क्लास की PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, और मैं ये टेलीग्राम की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, जहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते। वहाँ पे ये PDF में अपलोड कर दूंगा क्लास के आधा घंटे के बाद। ये PDF उस चैनल पर डाल दी जाएगी, आप जाएँ उसको ज्वाइन करें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उसकी। अगला पॉइंट है देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अपनी प्यारी हिंदी है, उसके बाद संस्कृत है, पाली, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, भोजपुरी, मगही, ये सब हैं। इनमें से राजस्थानी, ये इम्पोर्टेंट मैंने हाईलाइट की हुई है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखें कि प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी हैं, वो आपको याद रखनी है। हिंदी, संस्कृत, पाली, मराठी, राजस्थानी और भोजपुरी। आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को BG खैर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? 7 जून 1955 को। किसकी अध्यक्षता में? BG खैर की अध्यक्षता में। और किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 344 ठीक है, अनुच्छेद 344 के तहत। और दोस्तों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को
प्रत्येक वर्ष में भारत में विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि किस पूर्व प्रधानमंत्री ने विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी? तो दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। और कब की थी? 10 जनवरी 2006 को, ये भी याद रखें। और भारतीय दूतावास ने सर्वप्रथम जो विश्व हिंदी दिवस मनाया जो किया था वो नॉर्वे में मनाया गया था। और विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार हिंदी विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक है, ये भी याद रखें आप। तो दोस्तों कुछ मैंने परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण पॉइंट्स लिए हैं, एक बार उनको भी नज़र डाल लेते हैं। जैसे हिंदी की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है, आपको ये याद रखना है। हिंदी की 5 उपभाषाएँ और 17 बोलियाँ आती हैं। भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द है। भाषा की पूर्णतम इकाई वाक्य है। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अनुच्छेद 343 फर्स्ट में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है, इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी बोलते हैं। और राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। संस्कृत को हिंदी की आर्यजन्य या देववाणी भी कहते हैं। और हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा, ये भी क्वेश्चन आता है कि हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो भारोपीय, ठीक है दोस्तों। और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है। और खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? अमीर खुसरो थे। और हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी भाषा है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? अपभ्रंश है, आपको पता होगी। और उत्तर प्रदेश में राजकीय कार्यों में हिंदी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। हिंदी वियोगात्मक भाषा है। खड़ी बोली हिंदी की अन्य नाम कौरवी है। खड़ी बोली का हिंदी में अन्य नाम कौरवी है। और अमीर खुसरो खड़ी बोली में रचना करते थे। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि अमीर खुसरो कौन सी बोली में रचना करते थे? खड़ी बोली में करते थे। और अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को हिंदवी भी कहा था। तो आपको ये भी याद रखना है कि अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा को और क्या नाम दिया था? तो हिंदवी। और हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फारसी भाषा की रचनाओं में मिलता है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। क्लास को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी करें कि आपको कैसी लगी क्लास। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल का नाम है स्टडी स्मार्ट 2.0। और मैं इस क्लास की PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और ये क्लास के आधे घंटे बाद आपको उसमें मिल जाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।